एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? बढ़िया है ना? चलिए, बढ़िया होना चाहिए, साथ ही साथ स्वस्थ और खुश भी रहना चाहिए। आज हम फिर उद्देशिका के बारे में ही बात करने वाले हैं। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। एक बात याद रखिएगा, हम प्रस्तावना जो बोलते हैं वो अपनी आम भाषा में यूज़ करते हैं, परंतु जो वर्ड हमारे संविधान में इस्तेमाल किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया गया, वो उद्देशिका की है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, जर्नल क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का, प्रस्तावना पूछने की, क्या प्रस्तावना वर्ड हमारे संविधान में है? नहीं है, प्रस्तावना नहीं है, उद्देशिका शब्द है। जैसे बजट के लिए बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो हमने देखा अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने देख लिया इसका पूरे शब्दों पर बात कर ली, इसके ये देख ली कि कब बनी थी, इसके शब्द क्या कहते हैं, इससे हम अगर पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। हम पूरे संविधान का सार एक संक्षिप्त में समझ लेते हैं ना। अब हम बात करने वाले हैं इससे संबंधित कुछ केसों से, कि इस समय पर इससे संबंधित कुछ केस भी उठते रहे। हमारे संविधान में के तहत पहले हमारी प्रस्तावना को नहीं माना जाता था, संविधान का अंग नहीं माना गया था, और ना ही इसमें अमेंडमेंट हो सकता था, यानी कि संशोधन भी आप नहीं कर सकते थे। तो इससे संबंधित समय समय पर कुछ केस उभरे। उन केस उभरने पर जब वो केस आए तो उनमें क्या वर्डिक्ट रहा, क्या फैसला रहा, वो हम देखेंगे। और ये हमारे एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूछे भी जाते हैं। और एक बहुत फेमस केस केशवानंद भारती ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि उसमें मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। चलिए देखते हैं फिर क्या क्या केसेस हैं। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। और इसका एक पार्ट और आएगा कि इससे संबंधित और किसने क्या क्या बोला है, 2 या 3, यानी कि इसको इस तरीके से पढ़ा दिया गया है कि अगर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना चाहें उद्देशिका से संबंधित, कि क्या इससे हमारे देश के क्या फ़ायदे हैं, इसकी आलोचना कैसे होगी, इसको देखकर हम किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, मेंस के लिए जो भी आंसर राइटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। प्रीलिम से संबंधित तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो भी बन सकते हैं। तो इतनी डिटेल्ड पढ़ा दी है मैंने आपको। इसको पढ़ने के बाद आपको किसी और चीज़ से उद्देशिका पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 95% तो मैंने बिल्कुल ऐसे पढ़ाई है, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी है, और आपको कोशिश दिखेगी भी। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। आज हम बात करने वाले हैं इससे संबंधित वर्डिक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेरुबारी यूनियन केस। क्या बेरुबारी यूनियन केस कब आया? 1960 में। इसमें क्या बात कही गई? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। जब ये केस हुआ तो इसमें ये क्लियर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में माना जाएगा। तो बेरुबारी यूनियन केस में एक क्लियर कह दिया गया था कि प्रस्तावना यानी कि हमारी उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, सिर्फ इसको एक मार्गदर्शक के तौर पर आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा केस आया गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। बनाम अर्थात वर्सेस गोलखनाथ और पंजाब राज्य, इन दोनों के बीच में था ये केस। तो गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस है ये, 1967। इसमें क्या कहा गया? एक अधिनियम की प्रस्तावना उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है। इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि हमारी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसमें क्या कह दिया गया कि अभी कोई भी अधिनियम है, हमारा संविधान क्या है? संविधान भी एक अधिनियम ही है, उसमें भी तो कानून ही है हमारे देश को चलाने के लिए कि किस तरीके से व्यवस्था चलेगी। तो ये कहा गया, जो वर्डिक्ट था, कि एक अधिनियम की प्रस्तावना, अधिनियम से तात्पर्य है संविधान, एक संविधान की प्रस्तावना उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का
इरादा कानून रखता है। सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ मार्गदर्शक का, अगर आप दोनों को मिलाना चाहें, दोनों को देखना चाहें, तो यही बात कही गई कि जिस तरीके से कार्य करने हैं एक मार्गदर्शक के तौर पर काम कर सकती है, परंतु ये कि सारा कुछ हम इसी से संबंध करके करेंगे, इसको एक फैसले के तौर पर देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना हर चीज़ में ज़रूरी है। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं कही गई, क्योंकि संविधान के अब सब चीज़ों को लेके, हमारी राज्य की शक्ति को लेके, केंद्र की शक्ति को लेके, इस पूरे डिस्क्रिप्टिव सबके अनुच्छेद बने हुए हैं। तो ये कहा गया कि हमारी जो उद्देशिका है वो मात्र एक सिद्धांत के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर, एक गाइड के तौर पर काम कर सकते हैं। इन दोनों केसों में ये बात कही गई। अब आते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। कौन सा है केस? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का केस है। इसमें क्या वर्डिक्ट था? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। हिस्सा किस तरीके से क्लियर, कैसे कहा गया कि संविधान का हिस्सा है? अर्थात प्रस्तावना को भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। यानी कि जो चीज़ संविधान का हिस्सा है उसको ही संशोधित किया जा सकता है। तो पहले ना तो उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता था और ना ही उसको संविधान का हिस्सा माना गया था। तो अब केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संविधान की जो उद्देशिका है अर्थात प्रस्तावना को अनुच्छेद 368, कितना 368, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर अमेंडमेंट करना होता है संविधान में तो 368 अनुच्छेद में संविधान को अमेंड करने की संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से, किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये बात केशवानंद भारती केस में कही गई कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, अर्थात प्रस्तावना को भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियर बता दिया कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया है, एक बार ही हुआ है। 3 शब्द जोड़े थे, क्या क्या थे? एक पंथ निरपेक्षता था और बाकी 2 क्या थे आप बताइए, जाके पहले वीडियो देखिएगा। इन संशोधनों से संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं बदलना चाहिए, परंतु अगर आप संविधान में संशोधन करते हैं तो वो संशोधन ऐसे ना हो जिससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचा बदल दिया जाए। अब वो मूलभूत ढांचा होगा क्या? केंद्र ने ये पूछा कि मूलभूत ढांचा क्या होगा, कोर्ट से ये पूछा गया कि आप बताइए मूलभूत ढांचा होगा क्या। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि मूलभूत ढांचा है क्या। तो यहाँ पे भी कोर्ट में, न्यायालय में और केंद्र में हो जाती है कि अगर कोई ऐसा केंद्र के द्वारा कानून बना दिया जाता है, अगर न्यायालय ये कह दे कि ये मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वो कानून पास ही नहीं होता। और इसका निर्णय कौन देता है कि ये मूलभूत ढांचा है या नहीं? हमारा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ केंद्र को कह दिया कि समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि मूलभूत ढांचा होगा क्या। मूलभूत ढांचे से तात्पर्य है कि आपका एक घर है, आपका अपना घर है, उसमें आपके जिस तरीके से जहाँ रूम्स हैं वहीं हैं, एक डिज़ाइन तो दिया होगा ना, एक स्ट्रक्चर तो होगा ना कि इतने कमरे हैं, इस तरीके से ये तैयार किया गया है, इस तरीके से दीवारें हैं, एक डिज़ाइन होगा ना आपके घर में, एक स्ट्रक्चर होगा आपके घर का। अब कोई आपसे आके ये कहे कि मुझे आपके घर में बदलाव करना है, तो आप कहेंगे ठीक है, आप वाइट वॉश चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप ये वाला सामान, ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला गुलदस्ता उठा के यहाँ से वहाँ रख दीजिए, ठीक है, ये भी चल जाएगा। आप यहाँ पर ये दीवार को, ठीक है, इस वाली दीवार को ब्लू कलर की कर दीजिए, पीछे वाली दीवार को ग्रीन कलर की कर दीजिए। वाइट वॉश करवा लिया, साफ़ सफाई करवा ली उसने, हाँ इतने तक तो ठीक है। अगर वो ये कहने लगे कि मैं आपके किचन को या आपके इस वाले कमरे को तोड़ के इसका डिज़ाइन ही दूसरा बनवाना चाहता हूँ, या फिर इस कमरे को यहाँ से हटा के यहाँ पे हॉल कर दें और यहाँ पर किचन कर दें, और जहाँ किचन है वहाँ पर हॉल कर दें, तो क्या हो गया? उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, यानी कि जिस तरीके से उसका ढांचा था, वो तो बदल दिया ना फिर आपने।
और वाइट वॉश में तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, कलर है, इधर ब्लैक कर दिया, इधर ब्लू कर दिया, इसमें रेड था ये कर दिया, जो मन था। परंतु आप कहने लगे रसोई की जगह कमरा कर दो और कमरे की जगह हॉल कर दो, ये सब बदल दो, तो क्या हो गया? आपके घर की जो खासियत थी कि ये चीज़ यहाँ पे है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब जैसे ताजमहल है, ताजमहल वाइट कलर के पत्थर से बना हुआ है, संगमरमर से, इसीलिए उसकी खूबसूरती होती है। अब आप उसको कह दें कि इन पत्थरों को हटा के कुछ और कर दे, वाइट वॉश कर दे, तो क्या उन्हें देखने जाएंगे? वो तो उसका मूलभूत ढांचा ही खत्म कर दिया। जिस कारण से उसको देखने जाते थे, जो उसकी खूबसूरती था, जो उसकी क्वालिटी था, जिस कारण हम और आप उसको देखने जाते थे, अगर कहने लगे कि ये बात उठ जाए कि हम इसमें बदलाव कर देंगे, अब सफ़ेद की जगह इसमें लाल रंग के पेंट कर देंगे, रहेगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर जैसा वो बना था? बेसिक स्ट्रक्चर होता है जैसा वो बना है, जिस तरीके से जो उसकी क्वालिटी है वो बनी रहे। अगर आपको उसमें साफ सफाई भी करनी है, चीज़ें करनी है, कुछ बदलाव करना है, कीजिए, परंतु उसका जो मूल ढांचा है, जो उसकी क्वालिटी है, वो बनी रहनी चाहिए। समझ में आ गया आपको ये बात? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, मूलभूत ढांचे का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आ जाता है कि बताइए मूलभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट किस केस के तहत आया था? तो यही था, केशवानंद भारती। इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब एक और इससे संबंधित ही भारतीय जीवन बीमा निगम, सुना होगा आपने, LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य, 1995 का केस है। यानी कि कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूम करने वाला, चीज़ों को लेने वाला। आप किसी शॉप पर जाते हैं कुछ खरीदने, तो आप कंज्यूमर हैं, कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ को। तो इससे संबंधित कोई इसका एम्प्लॉय होगा, या हो सकता है जो भी हो, या तो इसकी अनबन हो गई होगी। क्योंकि देखिए, हमारे से जितना पूछा जाएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया। अब सीधा LIC में ये हुआ वो हुआ, सारी बातें नहीं पूछी जाएंगी। केस पूछ सकते हैं और उसके वर्डिक्ट पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे उसका सन पूछ सकते हैं, किस सन में आया और फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा। तो इसमें भी भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य 1995 का केस है। इसमें भी इस बात को ही दोहराया गया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये सारे केस संविधान की प्रस्तावना से संबंधित, ये चारों केस, सिर्फ एक तो बेरूबारी, दूसरा गोलकनाथ, तीसरा केशवानंद और भारतीय जीवन बीमा निगम, ये चारों इस बात से संबंधित है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो क्लियर इन दोनों केस में हो गया था, केशवानंद भारती, और फिर उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम आया, तब भी कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। चलिए, अब इसके जो शब्द जोड़े गए थे कुछ, उस पे भी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ वर्डिक्ट कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। जैसे पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो उस पे भी कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया था। उसके तहत कौन से विवाद हुए थे, कौन से मामले थे? मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ, यानी कि ये गवर्नमेंट, भारत संघ क्या, गवर्नमेंट, सीधा केंद्र। तो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड तथा भारत संघ, केस कब का है? 1980 का। समाजवाद शब्द को इस में पूरा डिस्क्राइब किया गया कि समाजवाद है क्या, हमारे देश का समाजवाद क्या है। तो इस बात को पूरी तरीके से कोर्ट ने क्लियर किया। हमने जो समाजवाद शब्द लिया है, हमारे समाजवाद का हमारे देश के हिसाब से क्या मतलब है। राष्ट्रीय संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों व राज्यों के नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांतों, हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है और नीति निदेशक तत्व भी हैं राज्य के लिए। किसके लिए है नीति निदेशक तत्व? राज्य के लिए। टेंशन मत लीजिए, जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे ना, एक एक भाग पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। तो राष्ट्रीय संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांतों के आपसी समन्वय के द्वारा, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और नीति निदेशक
तत्व DPSP हैं, तो उनके सिद्धांत, जो भी उनके सिद्धांत हैं, उनको समन्वय, आपसी समन्वय के द्वारा लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है हमारे यहाँ का समाजवाद। ठीक है, ये है कि हमारे यहाँ का जो समाजवाद है उसका ये प्रयास है कि लोगों को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके का न्याय मिलना चाहिए, दोनों तरीके के न्याय को सुनिश्चित करना चाहिए। हमारे यहाँ का समाजवाद ये है। और ये केस आया कब था? मिनर्वा मिल्स लिमिटेड 1980 में, 1980 में। और इसी से संबंधित एक और केस है, मतलब समाजवाद को ही और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, उससे संबंधित ही केस है ये भी। एयर इंडिया वैधानिक, एयर इंडिया सुनी है ना आपने, सुना होगा एयर इंडिया की फ़्लाइट्स, सुनिए ना एयर इंडिया की फ़्लाइट्स, नहीं सुना तो चेक कर लीजिएगा जाके। एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन, कौन सा? यूनाइटेड लेबर यूनियन। केस कब का है? 1997 का, 1997। संपत्ति संबंधों, कराधान, सार्वजनिक व्यय, शिक्षा व सामाजिक सेवाओं में, देखिए क्या क्या बात कही गई है। संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, संपत्ति संबंधी या कराधान अर्थात टैक्स, सार्वजनिक व्यय गवर्नमेंट करती है ना सार्वजनिक तौर पर व्यय, सार्वजनिक व्यय, शिक्षा व सामाजिक सेवाओं में बदलाव किया जाना संविधान के तहत एक समाजवादी राज्य की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक है। अब शिक्षा में कोई बदलाव किया जा रहा है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर उससे हमारे समाज का भला हो रहा है। अभी आपने देखा ना, वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति लाई गई है, तो शिक्षा और प्रॉपर्टी राइट्स में भी कभी कभी बदलाव किए जाते हैं। अब आपको पता है, पहले संपत्ति का राइट मूल अधिकार था, उसको उससे निकाल दिया, क्योंकि अगर सरकार को कहीं रोड बनानी है या फिर कुछ सार्वजनिक काम करना है, देश के हित के लिए कोई काम करना है, और वहाँ पे किसी का खेत आ रहा है या किसी का घर आ रहा है, फिर क्या होगा? वो तो ये कहेगा ये मेरा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों के तहत आपको पता है, मौलिक अधिकारों को ना हमारा न्यायालय संरक्षित करता है, और साफ साफ कह दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। अगर राज्य कोई कानून बनाएगा तो भी उसको मौलिक अधिकारों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई कानून बना दिया जाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो उसके उस पार्ट को, जितना पार्ट मौलिक अधिकार का हनन करता है, उसको हटा दिया जाता है। तो जब मौलिक अधिकार, संपत्ति का राइट मौलिक अधिकार होगा, तो फिर कैसे सार्वजनिक काम होंगे, कैसे सरकार सड़कें बना पाएगी, कैसे वहाँ का विकास कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो फिर संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया। अब आप कहें कि ये समाजवाद है, हमारा मौलिक अधिकार है, या शिक्षा में बदलाव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, जो काम देश के हित के लिए और देश का हित होगा तो आपका भी हित होगा। बिल्कुल, देश तरक्की करेगा तो आप तरक्की करेंगे ना। हम और आप भी जब भी तो तरक्की करेंगे। अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा, हमारा स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा, सड़कें ही नहीं होंगी, तो कौन हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? सब कहेंगे तो आज भी ऐसे ही, कल भी ऐसे हैं, क्या बदलाव है? अगर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, आधारभूत चीज़ें होंगी, सड़क अच्छी होगी, बिजली पानी अच्छी होगी, तभी तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा और व्यापार बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, नौकरियाँ बढ़ेंगी। तो क्या कहा गया है कि अगर शिक्षा, टैक्स, सार्वजनिक व्यय या सामाजिक सेवाओं में बदलाव किया जाना संविधान के तहत एक समाजवादी राज्य की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए करना आवश्यक है। ठीक है, ये बात कही जा सकती है। एक केस था सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड। क्या है? सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश से राज्य से था। ठीक है, बनाम क्या होता है? वर्सेस, अर्थात किन किन के बीच में केस है। तो सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस उत्तर प्रदेश, 1989 का केस है, 1989 का। इसमें क्या बातें कही गई? इसमें प्रभुत्व संपन्न शब्द को क्लैरिफाई किया गया, क्लैरिफिकेशन दिया गया। कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु ना हो। अगर संप्रभु देश है तो संविधान होगा, और संविधान है तो वो संप्रभु होगा।
राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के तहत सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। यानी कि राज्य के पास जो संविधान के तहत, ये बात आप याद रखिएगा क्लियर तौर पर कि जो पहले भी आपको कहिए कि जितनी भी पावर है, चाहे वो किसी भी पोस्ट की हो, किसी की भी हो, कितना भी बड़ा पोस्ट हो, कितने बड़ा अधिकारी हो, या केंद्र हो या राज्य हो, जो भी हो, सबको पावर मिलती हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट तौर पे इनडायरेक्ट तौर पे मिलती हमारे संविधान से ही है। तो ये बात कही गई इस केस में कि इस राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के तहत सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। यानी कि जो राज्य है वो संविधान के अधीन रहकर सारे कार्य कर सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है। अब संविधान कहने लगे मैं तो मौलिक अधिकारों का हनन करूंगा, ये चीज़ ऐसे क्यों गई, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हमारी मजबूती है, हमारे अधिकार हैं, तो उनको कैसे कर सकता है। तो ये बात कही गई है कि संविधान के प्रतिबंधों के अधीन रहकर राज्य अपने सारे कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु वो कोई ऐसा कानून ना बनाए राज्य कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहे हो, हम अपना व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर पा रहे। हमें बनना डॉक्टर है, राज्य ने डिसाइड कर दिया इंजीनियर बनिए, एक्टर बनिए, कैसे होगा। हमें कहीं और व्यापार करने जाना है, हमें केरल जाना है, राज्य कह रहा है नहीं जी तमिलनाडु जाइए। हम तो आज़ाद है ना, हम व्यापार कर सकते हैं, जहाँ हमें मुनाफा अच्छा लगेगा, जहाँ हमें ऐसा लगेगा हमारी चीज़ें ज़्यादा सेल होंगी, ज़्यादा बिकेंगी, तो हम वहीं जाएंगे ना, तो हम स्वतंत्र हैं। तो यही बात क्लियर कही गई कि राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के तहत सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, परंतु प्रतिबंधों के तहत है, वो भी बंधा हुआ है संविधान से। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का केस है। देखिए क्या है, ये वाला केस भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994, इसमें किस शब्द को बताया गया, किस शब्द के बारे में डिटेल जानकारी दी गई, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये पहले ही भी मैं आपको क्लियर कर दिया है, मैंने आपको पहले भी, कि राज्य हमारे भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। आप उसे ये नहीं कह सकते भारत को कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या भारत एक इस्लामिक राष्ट्र है, भारत एक सिख राष्ट्र है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी व्यक्ति बराबर समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता के अधिकारी होंगे, अपने विवेक की, अपनी सोच की स्वतंत्रता के अधिकारी हैं सभी व्यक्ति, वो भी समान रूप से, तथा वह अपने पसंद के धर्म को अपनाने, ऐसा नहीं है कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं आप उसी धर्म को अपनाएंगे। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो आप हिंदू धर्म में अपनाएंगे। हो सकता है जब आप बड़े हों तब आपको ऐसा लगे, आपको किसी और धर्म की कोई चीज़ें अच्छी लगे और आप उसको अपनाना चाहें, तो यही बात की गई है कि आप अपना सकते हैं कि तथा वह अपने पसंद के धर्म को अपनाने, अभ्यास करने, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया गया है। पंथ निरपेक्षता शब्द में क्लियर कहा गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म ही फॉलो कीजिए। हो सकता है जब आप बड़े हों और या फिर आपको ऐसा लगे कि मुझे ये वाला धर्म अच्छा लग रहा है, इसके सिद्धांत अच्छे हैं, आप उसको अपनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल अपना सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं, उनकी उपासना भी कर सकते हैं। तो आप ये स्वतंत्र हैं इस मामले में भी। आपके ऊपर ये भी नहीं कहा जाएगा कि आप हिंदू धर्म में ही पैदा हुए हैं तो हिंदू धर्म ही अपनाइए, या मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं तो मुस्लिम धर्म ही अपनाइए, नहीं। आप चाहें हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, आप चाहें तो बुर्का पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, कुछ नहीं कह सकता। आप मोमडन्स हैं, आप चाहें कलावा बांध सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं मोमडन होके, और जाते भी हैं। आप कहीं देखते हैं तो कुछ ही लोग हैं जो चंद लोग समाज को खराब करने में लगे रहते हैं इस चीज़ को लेकर। अरे भूल जाते हैं सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत है, हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। ये कुछ समाज के ऐसे तत्व होते हैं जो जात पात रंग रूप पे लड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें और कुछ काम तो होता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता अपनी लाइफ पे करना क्या है, कोई गोल ही सेट नहीं है, तो यही सही। तो आज भी हमारे देश में आप देख सकते हैं कि
हिंदू गुरुद्वारे में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं और मस्जिद में भी जाते हैं, और ऐसा नहीं, मोमडन्स भी मंदिर भी जाते हैं। बहुत लोग हैं जो सच में समझदार हैं कि ये कुछ नहीं है, भगवान सब एक हैं, अल्लाह गॉड नाम अलग अलग दे दिए हैं। अब जैसे एक इंसान है, मान लीजिए आप ही हैं, आप हो सकता है किसी के भाई हों, कोई आपको भाई बोलता हो, किसी के चाचा जी हों, किसी के बड़े पापा हों, तो एक है तो आप एक ही ना, सबने आपको अपने हिसाब से नाम दे दिए। तो समझने वाली बात है ये सारी की सारी। तो भगवान एक ही है, उनको अल्लाह नाम अच्छा लगा तो उन्होंने अल्लाह नाम दे दिया। घर में बच्चों के भी लिए होता है, छोटा बच्चा होता है उसको बहुत सारे नाम दे देते, कोई चीकू कहता है, कोई डुग्गू कहता है, कोई लड्डू कहता है, कितने सारे, बच्चा एक ही है, नाम अलग अलग है ना। तो ये तो समझदारी वाली बात है, कितने समझदार हैं आप। चलिए, तो हम यही कह रहे थे कि आपका मन है तो आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, कहीं भी जाइए, आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। आर.सी. पोंड्याल एवं अन्य, यानी कि केस क्या है, आर.सी. पोंड्याल बनाम भारत संघ 1993 का केस है, 1993 का। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ बताया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है लोगों की शक्तियाँ, यानी कि शक्तियाँ, लोगों की शक्तियाँ, शक्तियाँ लोगों की शक्तियाँ। इसका संबंध लोगों के द्वारा शक्ति के वास्तविक, सक्रिय व प्रभावी अभ्यास से है। हमारे देश में कैसा है देखिए, प्रशासन को चलाने में लोगों की राजनीतिक भागीदारी को संदर्भित करता है ये वर्ड, कि जो हमारा शासन प्रशासन चलता है उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। और हमारे देश में ये है, हम और आप वोट करके आते हैं ना, हम ही तो चुनते हैं, हम ही उन्हें इजाज़त देते हैं ना कि ठीक है आप हमारे बिहाफ पे शासन कीजिए। हमने आपको कह दिया कि आप शासन कीजिए, हमारे बिहाफ पे वो लोग शासन करते हैं, क्योंकि वोट हम देते हैं, हमने उनको चुना है। जब हमने उनको अब उनको स्वीकृति दे दी, हम एग्री हो गए कि आप शासन कीजिए, तो वो शासन कर रहे हैं। तो यही कहा गया कि प्रशासन को चलाने में लोगों की राजनीतिक भागीदारी को संदर्भित करता है। तो राजनीतिक भागीदारी हो गई ना, ये हम लोग वोटिंग दे के आते हैं, वोट करके आते हैं ना, जाते हैं आप लोग वोट देने, जाना चाहिए। देखिए, जब आप वोट देने जाएंगे तभी तो आप ये कह सकते हैं कि ये काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है। जब आप वोट ही देने नहीं गए, मात्र एक छुट्टी की तरह पूरा दिन काट दिया, वोट नहीं देने गए, तो आप सरकार को क्या कह सकते हैं कि ये गलत कर रही है, सही कर रही है? वोट तो आपने दिया ही नहीं, क्यों कह रहे हैं फिर आप? मोहनलाल त्रिपाठी बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मोहनलाल त्रिपाठी, इन दोनों के बीच ये केस था, 1992 में आया था। ठीक है, ये दोनों एक ही, बेसिकली ये दोनों आर.सी. पोंड्याल और मोहनलाल त्रिपाठी, दोनों का संबंध लोकतंत्रात्मक गणराज्य से ही है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ऐसी इकाई है जिसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, वंशानुगत नहीं होता। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक तो पहले केस में कहा गया कि लोगों की राजनीतिक भागीदारी होती है, हम वोट देने जाते होती है, और जो इसमें कि जो देश का प्रमुख होगा उसके बारे में बात की गई है। तो हमारे यहाँ का भी जो प्रमुख है, राष्ट्र के प्रमुख हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे चुनते उनको हम ही हैं। प्रत्यक्ष तौर पर हम वोट दे के आते हैं लोकसभा मेंबरों को या राज्यसभा के मेंबरों को, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो वो मेंबर हैं वो भाग लेते हैं ना, तो उनके द्वारा राष्ट्रपति जी चुने जाते हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता की, यानी कि हमारी भागीदारी तो हुई। तो ये कहा गया है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लोगों के द्वारा ही प्रमुख चुना जाता है। हमारे देश में बिल्कुल चुना जाता है ऐसे ही, और एक निश्चित कार्यकाल भी है, 5 साल। 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, उसके बाद अगर वो जीतते हैं तो आते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही जीतेंगे, कोई और भी जीत सकता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे देश में कि आज मैं या आप प्रमुख हैं राष्ट्र के तो कल को आपके परिवार से या आपका बेटा ही बनेगा, नहीं, तो वंशानुगत भी नहीं है। तो यही क्लियर कहा गया कि गणराज्य क्या होता है, जिसमें वंशानुगत शासन नहीं होता और एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण केस थे जो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उद्देशिका पे। मैंने आपको कहा ना इतनी अच्छी तरीके से उद्देशिका पढ़ा दूंगी कि आपको कोशिश ये रहेगी कि फिर आपको कहीं और पढ़ने की या दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए रिवीज़न तो करते रहना चाहिए समय समय पर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। रिवीज़न तो आपके सक्सेस की है, ठीक है। रिवीज़न करते रहेंगे, अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आप पढ़िए मत पढ़िए वो तो आपके ऊपर है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।